Hello everyone, very good evening. Yes, namaskar to every student. Yes, so I believe कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कल की क्लास में भी थे. So can I have some yes and no's? Yes, very fine. And any more? Okay. गाइस 5 o'clock हुआ है. इट्स नीदर 7 nor 9. मुझे ना ये सोती सी आवाज थोड़ी कम पसंद है. तो क्लास जैसे कि मैंने कल भी कहा डायलॉग रहेगी, मोनोलॉग नहीं रहेगी. तो प्रयास कीजिए कि क्लास में एक्टिवली आंसर करिए. अब क्लास के शुरू होने से पहले मैं कुछ Q&A पूछना चाहूंगी आप लोगों से. तो काइंडली ब्रीफ कीजिए कि क्लास का इंट्रोडक्शन हमने कल क्या किया था. बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट के बारे में सवाल है मेरा. स्टार्ट. एनीवन कैन स्टार्ट काइंडली. नहीं जल्दी भूल गए अपन कल की क्लास को. आपका ऑडियो यस आपका ऑडियो ग्लिच हुआ है. यस कंटिन्यू. हम्म. Okay, fine. Second question of mine. Anybody else interested to introduce the act? लास्ट क्लास को ब्रीफ करने में कोई और इंटरेस्टेड है? मैंने कहा था क्लास मोनोलॉग नहीं होगी. तो काइंडली क्लास में अगर आप हैं तो अपने अटेंडेंस को जो है वो दिखाएं और प्लीज आंसर करें. यस, एनी मोर आंसर्स? ओके. ओके फाइन, वेलकम. सो कल की क्लास आपने यस. यस मैम, लेबर लॉज के रिगार्डिंग सारे एक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे. आपका शुभ नाम जान सकते हैं? ओके वर्षा जी, वेलकम टू द क्लास. आपने आई गेस कल का डेमो क्लास अटेंड नहीं किया था. कल हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियन होती क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या थी, एंड चैप्टर 1 हमने प्रोविजन वाइज कंप्लीट किया था. रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपका कल का लेक्चर मिस हुआ हो तो आज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा. एंड आफ्टर दिस क्लास काइंडली गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर एज वेल. फाइन. बिल्कुल 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 मुझे याद है कल एक मैंने सेशन लिया था जिसमें मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी हैं. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ट्रांसलेट करती चलूं चीजों को, और जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे या मेरी बात का इंटरप्रिटेशन सही ना लगे आप वहां हैंड रेस कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं. इज इट ओके? फाइन. ओके. जी. जी. आपको बेयर एक्ट प्रोविजंस, आपको लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सारे नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी के थ्रू अपलोड कर दिए जाएंगे और प्रोवाइड कराए जाएंगे. बिल्कुल. ओके. सो एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग लास्ट क्लास? किसी को कोई समस्या, कोई क्वेरी रिगार्डिंग लास्ट क्लास? सो वी शुड स्टार्ट विद आवर चैप्टर 2, राइट्स एंड लायबिलिटीज. यस, आंसर्स. ओके फाइन. चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि बात करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस की. अभी तक हमने जो बात की थी वो थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस क्यों आई, ये यूनियन था क्यों, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्यों करना पड़ा, प्राइमरी पर्पस क्या था हमारा. एक लाइन में कोई मुझे ट्रेड यूनियन के पर्पस को बता सकता है? लास्ट क्वेश्चन. यस, इन वन सिंगल लाइन ट्रेड यूनियन का पर्पस क्या था?
to give security and legal right to the laborers. Not bad, not bad, excellent. Okay, very good. और नाइस, नाउ आई एम थिंकिंग कि क्लास स्टार्ट हो रही है. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. तो ये आवाजें अभी तक कहाँ थी जब से मैं सवाल पूछे जा रही हूँ? चलिए, देर आए दुरुस्त आए. और एक्सेलेंट, 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 बिल्कुल सही. और बताइए. जी नहीं, हम क्लास कल हमने 13 या 14 सेक्शन पे वाइंड अप की थी. राइट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस, परपेचुअल सक्सेशन पे हमने डिस्कशन किया था. याद है आप सभी को? यस यस यस, परपेचुअल सक्सेशन पे हमने क्लास को कंक्लूड किया था, लास्ट क्लास को. आज हम राइट्स एंड लायबिलिटीज डिस्कस करने जा रहे हैं. सेक्शन 14 बेसिकली आपको ये बताता है कि ऑन व्हाट सर्टेन थिंग्स ये एक्ट अप्लाई नहीं करता है. ओके, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड योर कंपनीज एक्ट पे ये अप्लाई नहीं करता है. इसके थ्रू अब हम शुरू करने वाले हैं राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस. उसी के साथ मैंने सवाल पूछा था कि ट्रेड यूनियंस को सिंगल सेंटेंस में आप ब्रीफ कर सकें, और मुझे काफी अच्छे आंसर्स भी मिले हैं. चलिए, अब मैं बेसिकली स्क्रीन को शिफ्ट कर देती हूँ और आप लोगों से ही पूछती हूँ, मुझे बताएं कि क्या राइट्स हो सकते हैं ट्रेड यूनियंस के. सिंपल लैंग्वेज में, अपनी बात जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आंसर करें. स्टार्ट. और आंसर से पहले अपना नाम जरूर बताएं. यस, ट्रेड यूनियंस के क्या राइट्स हो सकते हैं? आंसर्स. यस, फाइन. नेक्स्ट. नाइस विकास जी. यस, नेक्स्ट. ओके दिव्या. हम्म. ओके, फाइन. नेक्स्ट. ओके, ओके, उसके लिए हमारे पास मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, वो भी आएगा अभी आगे. फाइन. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, वेरी नाइस, एक्सेलेंट. अब मुझे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं. नेक्स्ट. यस, कीप द आंसर्स गोइंग. यस, बताए. ओके. हम्म. हम्म. वेरी गुड, एक्सेलेंट. नेक्स्ट. फाइन. वेरी गुड. यस, एनी मोर आंसर्स? ओके, फाइन. चलिए, नाइस ट्राई. यस, समवन वांट्स टू से समथिंग. ओके. यस. हम्म. हम्म. वेरी गुड. होमवर्क करके आया गया है, दैट मीन्स. अरे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एनी मोर? ओके, ग्रेट, ग्रेट. यस यस, कंटिन्यू.
Yes, continue. Okay, sorted. Okay, fine. Any more answers? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स सभी का। ऐसा ही रिस्पॉन्स इंटायर क्लास में बनाए रखिएगा, अच्छा लगता है डायलॉग को। चलिए, सेक्शन 15 बेसिकली बात करता है आपकी राइट्स एंड लायबिलिटीज, जो एंटायरली आपको ट्रेड यूनियंस दिलाती हैं। अब सबसे पहले हम जब फोकस करेंगे ना, तो हम फोकस करेंगे पहली चीज जनरल फंड, जो हमने कल भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था फंड के रिगार्डिंग, ऑडिट के रिगार्डिंग। अब ये जनरल फंड कहाँ स्पेंड हो सकता है, सेक्शन 15 पे आप सभी का फोकस होना चाहिए। सेक्शन 15 ये कहता है कि आपका जो ये जनरल फंड है ना, ये फॉलोइंग बेसिस पे स्पेंड होगा, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स पे स्पेंड होगा। पहला, आपकी जो सैलरीज या अलाउंसेस या एक्सपेंसेस हैं, आप उसके लिए स्पेंड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट, पहली चीज, ठीक है। दूसरी, अगर बेसिकली कोई कॉस्ट इनकर्ड होती है, यानी कोई भी ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस आ रहा है, उसके लिए इस फंड को आप स्पेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, ठीक है, जिसमें ट्रेड यूनियन या उसका कोई मेंबर पार्टी है, तो उस लीगल प्रोसीडिंग में अगर हमें कोई कंपेंसेशन आ रहा है या कोई डेट डिस्प्यूट है, तो उस मैटर में भी आप इस फंड को आराम से यूज कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स सेक्शन 15 आपको इन लेंथ देता है। अगर ट्रेड यूनियन, बेसिकली यहां किसी ने डिपेंडेंट की बात की थी, तो हाँ, अगर कोई मेंबर का डिपेंडेंट है, फाइन, उस मेंबर का डिमाइस हो चुका है, डेथ हो गई है, या अनएम्प्लॉयड हो गया है, या एक्सीडेंट है, या सिकनेस है, इस तरह का कोई भी कारण है, ओल्ड एज है, तो उस केस में उनके डिपेंडेंट्स को भी बेसिकली उनके डिपेंडेंट्स के रख रखाव के लिए ना, इस फंड को आप यूज कर सकते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, डिमाइस से डेथ के रिगार्डिंग से यूज कर सकते हैं, कोई भी लाइबिलिटी बेसिकली जो कि मेंबर्स की या उनके और अदर इश्यूज की आ रही है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए, यानी जो आपके फ्यूनरल या रिलीजियस सेरेमनीज जो होती हैं, उनके एक्सपेंसेस में भी आप इस जनरल फंड से पेमेंट पे ऑफ कर सकते हैं। अब हर यूनियन की ना एक पीरियडिकल होती है, बेसिकली जर्नल की तरह होती है, एक तरह की आप मैगजीन मान के चलिए, जो कि अवेयर करती है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर्स को, वर्कमेंस को। इस पीरियडिकल की अपकीप के लिए भी आप, जो ये पब्लिश होती है, उसके लिए भी आप इस फंड को खर्च कर सकते हैं। फ्रॉम ए टू के, ये सारे प्रोविजंस के लिए आप जनरल फंड को यूज कर सकते हैं। अब ये क्यों बताया गया आपको, कि रीजन क्या है कि मैम हमें ये तो बहुत कॉमन सी बात है मैम, अगर डिपेंडेंट है या कोई मेंबर है, उसका कोई केस हो जाएगा तो फंड तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सब हमें स्पेसिफिकली क्यों कहा गया है, कोई एक रीजन बताएगा सेक्शन 15 के यहां होने का? यस। राइट, क्यों मिस अप्रोप्रिएशन फंड होगा, क्यों भाई? यस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यस, एंड कोई मिसअप्रोप्रिएशन ना हो, आपको ये क्लियर हो कि आपने जो ये जनरल फंड है आपका, वो बिकॉज सी एक्सप्रेसली कहना क्यों जरूरी है, कोडिफाइड है, स्टैट्यूट है, एक्ट है एक। तो जब एक्ट है, तो इसमें हर चीज हमको एक्सप्रेसली मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका जो ये फंड है, ये कहां कहां इस्तेमाल हो सकता है, कहां कहां नहीं हो सकता है। फाइन, क्लियर है सेक्शन 15? यस, फाइन। चल, अब चलते हैं सेक्शन 16 की तरफ, जो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अब थोड़ा सा सावधान होकर सुनिएगा। अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, उसको, उसके किसी मेंबर को फॉर इलेक्शन पर्पसेस, फॉर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी अगर खड़ा होना है, ठीक है ना, इलेक्शंस में, तो उसके लिए आप एक सेपरेट फंड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सेपरेट फंड की बात की जा रही है। इस सेपरेट फंड को ना आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर सकते हो।
यानी कि कहाँ कहाँ यूज होगा ये चलिए आपसे ही पूछते हैं कि अगर हम इस तरह का फंड बनाते हैं तो कहाँ कहाँ इसका अलोकेशन हो सकता है, चलिए बताइए। यस, इस पॉलिटिकल फंड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सेपरेट फंड, पॉलिटिकल फंड, बताइए। वेरी गुड। एंड एनी मोर आंसर्स? हम्म। हम्म। अरे मैं कह रही हूँ क्या जरूरत है, जब जनरल फंड है हमारे पास तो ये अलग से सेपरेट फंड क्यों बनाना, उसे यूज कर लो ना, पैसे पड़े हैं उसमें अच्छे खासे। बताइए क्यों हम सेक्शन 16 को एंटरटेन कर रहे हैं जब हमारे पास एक जनरल फंड है, अभी हम पढ़ के आए हैं। यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, दैट वुड बी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। वो जनरल फंड है, उस फंड को आप किसी भी मेंबर ऑफ द यूनियन के पॉलिटिकल करियर सेटअप या इलेक्शन कैंपेन या प्रमोशन या उसके अकॉर्डिंग कोई लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट या डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसके सपोर्ट में, उसके लिए यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपने जो ये सेपरेट फंड बनाया है ना, यू हैव टू यूज दैट। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? यस यस यस। देखिए आप, यस 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 कंटिन्यू। नहीं नहीं बताइए। सी, यस यस। बेसिकली सेक्शन 15 आपसे जो अभी जितनी सारी बातें कह के गया ना, सेक्शन 15 इन ऑल टोटल में बात करूं तो वेलफेयर की बात कर रहा है, चाहे वो डिपेंडेंट्स का हो, एजुकेशन हो, रिलीजियस हो, कॉम्पेंसेशन हो, ट्रेड डिस्प्यूट कंडक्ट हो, लीगल प्रोसीडिंग्स हो। तो वेलफेयर के लिए आप ये फंड खर्च कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब हम सेक्शन 16 पे पहुंचते हैं ना, तो सेक्शन 16 सेपरेट फंड की इसलिए बात करता है बिकॉज अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ वेलफेयर नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल कैंपेन है। अब अगर अगर आप पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो होल्डिंग मीटिंग ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, ओके, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, वो जो खर्चा कर रहा है वो कैंडिडेट उसके लिए, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देन मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी में है उसके लिए खर्चा। अब ये सब वेलफेयरिस्टिक तो नहीं है, ये इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है। एग्जैक्टली exactly. आपको जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं किया गया है किसी को, लेकिन कंपल्शन नहीं है ना, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना है कि नहीं आपको इसमें पैसा देना ही देना है ना। और अगर वो नहीं दे रहा है तो आप, यस राकेश जी। I did understand. I did understand, Rakeshji. The only purpose is for the political purpose. आपको जितना भी राजनीतिक कार्यक्रम है ना आपके, जिस भी मेंबर का मीटिंग्स हेल्ड करना, अब बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम सभी जानते हैं एक इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। अब ये सारे एक्सपेंसेस आपका जनरल फंड एंटरटेन नहीं करेगा, ये सारे एक्सपेंसेस के लिए हमने सेपरेट फंड बना दिया है, वो इन सारे फंड्स को एंटरटेन करेगा। अब अगर कोई व्यक्ति नहीं देना चाह रहा इसमें या बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा, तो ना तो ही आप उसे कंपेल करेंगे और ना ही आप उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको यूनियन से बाहर निकालने की धमकी देंगे कि नहीं आपने इस फंड में डाला तो यूनियन से बाहर जाना पड़ेगा, ये कंडीशन नहीं होगी। और यस,
सर बेसिकली 15 तो पॉलिटिकल फंड की बात नहीं करता है राकेश जी। 15 ने सिर्फ जनरल फंड, 15 ने ऐसा कहा कुछ भी नहीं है। 15 ने नाम भी नहीं लिया पॉलिटिकल फंड का। 15 तो सिर्फ कह रहा है कि भाई जनरल फंड बना है, उसको यहां यहां खर्चा करना है आपको, ये वेलफेयरिस्टिक के लिए यूज होगा। अब 16 कह रहा है कि एक अलग फंड बना लीजिएगा, अगर आपको पॉलिटिकल पर्पस के लिए एक्टिव होना है तो एक सेपरेट फंड बना लीजिएगा। यस, यस, यस। ठीक, यहां तक क्लियर है? किसी को भी डाउट है अगर 15 और 16 में, तो काइंडली रेस। जी। यस। हम्म। बेसिकली म्युनिसिपल बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने इसको वर्बेटम नहीं रीड करवाया था। अगर आप इसको ध्यान से देखें, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी हो रहा है या फिर म्युनिसिपल बॉडी के लिए इलेक्शन है, ये ट्रेड यूनियन वाली बात नहीं कर रहे हम ये ट्रेड यूनियन वाली बात नहीं कर रहे, यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी लिखा हुआ है। ओके, तो उस पर्पस के लिए अगर इलेक्शन है। यस। नहीं नहीं नहीं, आपको हम्म। हम्म। अच्छा, नहीं 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 नहीं, आपने नहीं नहीं, यहाँ पे मेरी मिस्टेक होगी। आई हैव टू बेसिकली दिस साइड, कल जैसा करूंगी मैं आपको वर्बेटम बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपने एक मे वर्ड मिस कर दिया। ये कंपल्शन नहीं है। मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? दिव्या, सुनिए ध्यान से। अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट फंड, शैल नहीं लिखा है। अगर आपको इलेक्शन, उन्होंने कहा है कि देखिए पॉलिटिकल पर्पस के लिए अगर आपको कुछ करना है ना, तो अलग से फंड बना लीजिए। ठीक है, ये गाइडलाइन दे दी है। उस फंड में से पैसा मत निकालिएगा, इस फंड को बनाइए, इसमें से आप करिए अपना प्रमोशन, करिए कैंपेन कीजिए, जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी पॉलिटिकल लिटरेचर यूज करना है, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे यहां से मैनेज कीजिए, लेकिन वहां से कुछ मत लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हमने 16 को यहाँ पे एंटरटेन कराया है। तो 16 बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर बनाना है तो सेपरेट बना लो, उसको मत डिस्टर्ब करना। 15 से मत आप टच कीजिएगा, जनरल फंड को नहीं, है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इधर आ जाइए 16 में। क्लियर है दिव्या? ये, बताइए, बताइए बताइए। हम्म। 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 यस। हम्म। हम्म। दिव्या जी, दिव्या जी, यस, आई गॉट योर डाउट, आई गॉट योर डाउट। इस वाले पैरा को एक बार रीड कर दीजिए प्लीज, आउट लाउड। सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा बेटर ये, प्लीज। हाँ, अंडरलाइन कर दिया मैंने से। बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। किसकी बात की गई है यहाँ पे, जरा देखिए। पॉलिटिकल, यस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा है दिव्या जी? ओके राकेश जी, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। दिव्या जी, पूरा एक्सप्लेनेशन कीजिए वापस से। यस। नहीं, तो मुझे समझना है अब। यस। हम्म। हम्म।
हम्म। यस 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 यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यहां तक किसी और को समस्या? दिव्या जी, आई बिलीव कि आपका डाउट क्लियर हो चुका है। ओके, एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग 15 एंड 16, और शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस, आगे बढ़ा जाए। ओके फाइन, चलिए अब आ जाइए सेक्शन 17 जो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, ब्रीफ कीजिए। आईपीसी के किस सेक्शन से कनेक्ट होता है? अदर देन राकेश जी आंसर करेंगे। आई एम सॉरी, वेट वेट राकेश जी, वेट, होल्ड ऑन। अदर देन राकेश जी आंसर करेंगे। यस, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलिए, तो अब आ जाइए वापस से 17 पे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट। 17 आपको क्या कहता है? बड़ी आसान सी बात कहता है, नो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखिए, अगर ट्रेड यूनियन का मेंबर कोई एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है ना, मेंबर्स के बीच में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम उसको 120 बी में नहीं ले जाएंगे, है ना, 120 बी में नहीं ले जाएंगे, आईपीसी के मेंशन कर दूं मैं, फाइन, उसको वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लायबल नहीं होगा। अब रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। अनलेस द एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, अगर आपका अनलॉफुल एग्रीमेंट नहीं है, तो एनी अदर एग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं, ओके, ऑफिस बियरर्स के साथ या जो भी अदर मेंबर्स के साथ, तो उस केस में हम इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में ले ही नहीं जाएंगे, हम उसे उस एम्बिट से एग्जेम्प्ट रखेंगे। क्लियर है बात? यस गाइस, यस एंड नो चाहिए मेरे को क्लास में। ओके फाइन फाइन, 17 क्लियर। चलिए 18 की तरफ। अब 18 ने, 17 ने एग्जाम्पशन दिया तो 18 ने आपको दे दी इम्यूनिटी। अब क्या इम्यूनिटी दी है उसको भी समझ लीजिए। अपने कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। 18 के साथ आई हैव सर्टेन केस लॉस दैट आई नीड यू गाइस टू राइट, है ना, तो अपनी कॉपी और पेन रेडी रखिएगा। अब सेक्शन 18 आपसे कहता है इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। ओके, तो 18 ने क्या कहा कि भाई आपको सिविल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग कुछ इम्यूनिटी दी जा रही है। It immunizes the members of trade union from civil or tortious liability arising out of any act done in furtherance of any trade dispute। ठीक है, अगर व्यक्ति टॉशियस लाइबिलिटी करता है, अब जरा मैं यहीं रोक दूं अपने आप को और मैं ये पूछना चाहूंगी कि टॉशियस लाइबिलिटी क्लियर है या नहीं, और है तो भाई एक्सप्लेन कीजिए, टॉशियस लाइबिलिटी क्या होती है? यस, टॉशियस लाइबिलिटी। If you are not answering, kindly mute your mic. Guys, if you're not answering, kindly mute your mic. And if you're answering, तो go ahead. बताइए। ओके, एंड ओके, लाइबिलिटी अराइजिंग आउट फ्रॉम अ टॉट। नेक्स्ट, और भी कोई आंसर दे रहा था? ओके, एंड यस, ओके ओके, आप देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सबको टॉशियस लायबिलिटी क्लियर है। अब जरा बेयर प्रोविजन की लैंग्वेज पे आइए, ठीक है, और फोकस कीजिए। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी मेंटेनेबल इन एनी सिविल कोर्ट अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और एनी ऑफिस बेयरर और मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डन इन फर्दरेंस और इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ अ ट्रेड डिस्प्यूट टू विच अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन इज अ पार्टी। ठीक,
कोई भी सूट या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जाएगी किसी भी सिविल कोर्ट में रिगार्डिंग समथिंग डन बाय अ मेंबर हु इज अ बाय अ पर्सन हु इज अ member of trade union. ठीक है, only on the ground that such act induces some other person to break a contract of employment or that it is interference with the trade. अब सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या बात करता है, किसी को याद है? सेक्शन 25 आईसीए कुछ कुछ ट्रेड की बात करता है, कुछ ट्रेड की बात करता है, जरा सोचिए। ओके फाइन। 26 ओके अब इसको मैं यहां क्यों पूछ रही हूं, मैं जान सकती हूं? अब चलिए कनेक्शन बिठाइए, इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना खाली लॉ पढ़ के आगे चले जाएंगे अपन। यस वेरी गुड। अब ये ध्यान रखिए, ये आपने जो आंसर दिया है ना, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पे 19 पे भी, ठीक है? अभी हम ये 18 और 19 को हम साथ साथ में लेकर चलेंगे, जरा थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। देखिए पहली चीज ये कि आपके कोई भी अग्रीमेंट अगर आप करते हैं, अगर एम्प्लॉय मतलब बेसिकली कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर है, वो अगले से कह रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट अपन को तोड़ना है या ये कॉन्ट्रैक्ट अपन को नहीं कंटिन्यू करना है, इस तरह के एक्ट पे ना कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं होगा, ठीक है ना? कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको सेक्शन 18 इम्यूनिटी देता है, ठीक है? सेक्शन 18 आपको बेसिकली इम्यूनिटी दे रहा है। अब यहां पे गाइस राइट डाउन समथिंग सेक्शन 18 के रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष का एक केस मेंशन कीजिए। यस एवरीवन राइट डाउन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष। In order to secure immunity under section 18, you guys are writing or not? Yes, तो मैं slow down करूं पेस? Okay, write down. In order to secure immunity under section 18, inducement or procurement in breach of employment in furtherance of trade dispute को जरा हाईलाइट कर लीजिएगा, in furtherance of trade dispute must be by lawful means and not by means which would be illegal, by lawful means and not by means which would be illegal or wrong under law. अब इस केस में क्या कहा गया है? इस केस में सीधी सी बात की गई है, आपको 18 की इम्यूनिटी अगर चाहिए है ना, तो जो भी आप ब्रीच कर रहे हैं, जो वो सब कुछ ट्रेड डिस्प्यूट के रिगार्डिंग होना चाहिए, सब कुछ ट्रेड डिस्प्यूट के रिगार्डिंग होना चाहिए, देन इट इज वैलिड। बट इन केस अगर दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और वो काम आप कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई सेफ्टी नहीं है। क्लियर? क्लियर? यस। Reserve Bank of India versus Ashish. It is a judgment of Calcutta High Court. हाँ ये मेंशन कर दीजिएगा, कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट था ये। यस या ईयर बचा, इट्स नॉट मेंशन हियर, दो I'll confirm the year. ये मेरे नोट्स है एक्चुअली, एंड राइटिंग द थिंग इज इट्स वेरी ब्लर्ड राइट नाउ, सो मैं हाँ कंफर्म कर दूंगी आपको ईयर, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में मुझे याद जरूर दिला दीजिएगा। फाइन, क्लियर है? 18 क्लियर है सभी को? यस, यस और नो? यस चलिए, थैंक यू सो मच। अब आ जाइए 19 एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स, और यहां पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कॉन्ट्रैक्ट का, यस 25, 26 एंड 27। अब 19 आपसे क्या कहता है रिगार्डिंग एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स? What 19 says is, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement
between the members of the registered trade union shall not be void or voidable merely by reason of the fact that any of the object of the agreement are in restraint of trade. अब restraint of trade है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है ये मुझे क्लियर करेगा कोई? यस, आंसर्स. restraint of trade के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या बात करता है? void होगा, voidable होगा? वॉइड, ग्रेट, एक्सेलेंट, वॉइड होगा, बिल्कुल सही. अब वहां तो कह दिया वॉइड होगा. अब आ जाइए यहां पे. सेक्शन 19 आपसे क्या कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है इन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, तो उन्होंने ये लाइन जो मेंशन की ना, ये उसी के रिगार्डिंग की. भाई जनरल लॉ के हिसाब से तो वो वॉइड होगा, लेकिन यहां पे 19 क्या कह रहा है कि भाई एनफोर्सिबल होगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन. यस 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 यस, वो उन्होंने पहले ही लिख दिया है. I'll conclude it, do not worry. Provided that nothing in this section shall enable any civil court to entertain any legal proceeding instituted for the express purpose of enforcing or recovering damages for the breach of any agreement concerning the conditions on which any member of trade union shall or shall not sell their goods, transact business, work, employ or be employed. देखिए 19 को पहले आराम से समझ लीजिए. ये राइट अवेलेबल है, पहली बात, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को, ठीक है. अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे आपका वही आईसीए अप्लाई हो जाएगा, यानी अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे अगर आप इस तरह का एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड हो जाएगा. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज कंप्लीटली वॉइड, वही अप्लाई होगा, जनरल लॉ अप्लाई होगा. लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है तो आ जाइए सेक्शन 19 की शरण में. सेक्शन 19 आपको कहेगा कि भाई इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा. क्लियर है मेरी बात? शेल नॉट बी वॉइड और वॉइडेबल. क्लियर? यस, मेरी बात क्लियर हुई? अगर कहीं इंटरप्रिटेशन का या मीडियम का इशू है तो स्टूडेंट्स प्लीज आप मुझे बोल दीजिए, तो आई बेसिकली मैं उसे हिंदी में भी डिक्टेट कर दूंगी. फाइन, मैं वापस से बता देती हूँ. हाँ जी, हाँ जी. पहली चीज ये है कि अगर आप अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके ऊपर जनरल लॉ एप्लीकेबल होगा. दैट मींस कोई एग्रीमेंट जो आपने ट्रेड को रिस्ट्रेन करने के लिए किया होगा वो वॉइड होगा, आसान भाषा में. ठीक है, बढ़िया बात है. लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैं तो उस केस में आप पे ये पैरा अप्लाई हो जाएगा और एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड विल नॉट बी वॉइड एंड विल नॉट बी वॉइडेबल. ना ही वो वॉइड होगा और ना ही वो वॉइडेबल होगा. ठीक है, अब सेकंड पैरा पे आते हैं. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनेबल एनी सिविल कोर्ट टू एंटरटेन एनी लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग रिकवरिंग डैमेज और ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट. अगर कोई डैमेज रिकवरी के लिए, ठीक है, कोई एग्रीमेंट ब्रीच किया गया, उस अगले व्यक्ति को डैमेजेस रिकवर करने हैं, तो उस केस में जो है सिविल कोर्ट, nothing in this section shall enable any civil court to entertain any legal proceeding instituted for the express purpose of enforcing recovering damages of any agreement concerning the condition on which member of a trade union shall or shall not sell their goods. वहां पे आप जो है एंटरटेन करने के लिए नहीं रोकेंगे. मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, यहाँ डैमेजेस की बात की गई है, जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा. बेयर प्रोविजंस की ये ब्यूटी है, आपकी ध्यान हटा और आपसे गलती हो जाएगी. यस, हाँ जी, ओके. वन ऑफ द स्टूडेंट काइंडली रीड द प्रोवाइजो. कोई भी एक प्लीज. यस, अब कोई भी नहीं बोलेगा. काइंडली रीड द प्रोवाइजो, जस्ट रीड. कंटिन्यू. यस, एनीवन वांट टू इंटरप्रेट दिस द सेम? किसी को इंटरप्रिटेशन करना है या कोई कर सकता है? यस, काइंडली ब्रीफ इट. यस, इसको ब्रीफ कीजिए. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अभी यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे अपन, पहले इसको ब्रीफ कीजिए बस, आसान भाषा में. बिल्कुल
यस राकेश जी। ओके। ओके एंड और देखिए समझिए, इधर फोकस कीजिए। चलिए बढ़िया, ट्राई अच्छा था। और किसी को ट्राई करना है? मैंने कहा था क्लास को डायलॉग रखना है, हमको मोनोलॉग में कन्वर्ट नहीं करना है। यस। श्रेष्ठा, दिव्या, मुझे नाम धीरे धीरे याद हो रहे हैं। यस, श्योरली श्योरली श्योरली, नो वरीज नो वरीज नो वरीज नो वरीज। ठीक, अब ध्यान से देखिए। प्रोविजो क्या कहता है कि इस सेक्शन, बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, दिस सेक्शन शेल इनेबल एनी सिविल कोर्ट। ओके, इस सेक्शन में जो भी दिया गया है ना, आपके अगर कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डैमेजेस रिकवरी के लिए है ना, अब वो डैमेजेस रिकवरी है या फिर आप कुछ सामान यहां बेच सकते हैं यहां नहीं बेच सकते हैं, ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग है, बिजनेस वर्क के रिगार्डिंग है, या फिर वेयर टू बी एम्प्लॉय और टू बी एम्प्लॉयड के रिगार्डिंग है ना, कहाँ एम्प्लॉय हो सकते हैं कहाँ एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, उस केस में सिविल कोर्ट जो है उस चीज को एंटरटेन कर सकता है। अब इसके रिगार्डिंग एक्चुअली एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी है, जिसमें ये कहा गया था, ट्रेड यूनियन के जो लीडर थे उन्होंने कहा था, आई मेक यू राइट, डू नॉट वरी। ट्रेड यूनियन, पहले मैं आपको स्टोरी सुना दूं तो आपको ये प्रोविजो समझ में आ जाएगा। ट्रेड यूनियन के लीडर ने ये क्वेश्चन उठाया कि पर्टिकुलर वर्कमैन एक जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई ये जो ए नाम का व्यक्ति है ना, इसको आपने यहां पोस्ट किया है, इधर काम नहीं करेगा ये, ठीक है। ये कौन कह रहा है? ट्रेड यूनियन के लीडर कह रहे हैं। अब सवाल ये था कि क्या ट्रेड यूनियन का कोई जो लीडर है वो ये डिसाइड कर सकता है कि कौन कहां काम करेगा और कहां काम नहीं करेगा? ठीक, तो ये क्वेश्चन था। अब कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए, ये जो है ना इंटरनल मैनेजरियल अफेयर है, इसमें ट्रेड यूनियन नहीं डिसाइड करेगा कि वर्कमैन को कहाँ काम दिया जाएगा और कहाँ काम नहीं दिया जाएगा, है ना। उसका लोकेशन जो है वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। ये एंटरटेन किसने किया? सिविल कोर्ट ने। अब आप कहोगे कि मैम अभी तो आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा था कि सिविल कोर्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा, है ना, क्योंकि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला यहाँ मैटर अप्लाई नहीं होता। बट इसलिए ये प्रोविजो दिया गया है, अगर कोई मैटर रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के लिए है, वर्क नेचर के लिए है, एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड के लिए है, तो उस केस में सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। वहां पे ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई है या नहीं? यस। हाँ जी, आई एक्सप्लेन अगेन अगर क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर है? अब इस केस को आप मेंशन भी कर लीजिए, वेस्ट इंडिया स्टील कंपनी वर्सेस। अच्छा, मैं वापस से यस, वापस से बता देती हूँ आपको मैं। अगर कोई ट्रेड यूनियन का लीडर है, इस प्रोविजन के साथ कनेक्टेड फैक्ट्स हैं ये, इस फैक्ट्स को आपको याद भी करना ही है। अगर कोई ट्रेड यूनियन का लीडर है और वो कहता है कि किसी वर्कमैन की वर्क प्लेस चेंज कर दीजिए, किसी वर्कमैन की आप वर्क प्लेस चेंज कर दीजिए, तो बेसिकली क्या वो ये कर सकता है नहीं कर सकता है? ये मैटर गया कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। अब सिविल कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइमरीली ये आपका फंक्शन नहीं है, और ये डिसाइड करना इंडिविजुअल मैनेजेरियल मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास बेसिकली क्या था? सिविल कोर्ट के पास ये मैटर एंटरटेन करने का राइट था कि आप जो है किसी व्यक्ति को यहां एम्प्लॉय कर रहे हैं या वहां एम्प्लॉय कर रहे हैं, वहां पे ट्रेड यूनियंस की बात नहीं चलेगी, वो मैनेजमेंट का मैटर है। तो कोर्ट क्या अब सवाल उठता है प्रोविजो का, तो ये क्वेश्चन है कि मैडम कोर्ट इस मैटर को कैसे एंटरटेन कर सकता है? कोर्ट बिल्कुल कर सकता है, यही ये प्रोविजो कह रहा है। रिगार्डिंग कोई डैमेजेस की रिकवरी हो, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हो, वर्क नेचर हो, एम्प्लॉयमेंट नेचर हो, उसको कोर्ट एंटरटेन करेगा। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस के मेंबर के बीच में कोई ट्रेड रिस्ट्रेन करने का, तो वो कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, बिकॉज आपके आईसीए का एप्लीकेशन होगा नहीं यहाँ पे, अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। बात क्लियर हो रही है? यस, जितना भी समझ में आया एक बार मुझे ब्रीफ करके बताओ, अगर आपको समझ में आया है तो मैं समझ जाऊंगी। यस, बताइए। कोई एक व्यक्ति ब्रीफ करेगा, तो आप ब्रीफ करिए प्लीज। हम्म।
यस, एक्सेलेंट। एनी मोर एक्सप्लेनेशन? मुझे एक और एक्सप्लेनेशन चाहिए। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चलिए बताइए। यस यार, एक एक्सप्लेनेशन तो और मिलना बनता है। आपको अगर नहीं भी समझ में आया है तो भी आपको जो आया है ना आप वो बोलिए, कम से कम ये तो पता चलेगा आपने अंडरस्टैंड किया क्या, कहीं गलत समझ के बैठ गए तो। यस। एनी आंसर्स? मैं आगे नहीं बढ़ने वाली, चलो। ये क्लास मोनोलॉग नहीं होगी, मैंने पहले ही कहा था। हम्म। हम्म। फॉर द एक्सप्रेस पर्पस, ये ध्यान रखिएगा इस प्रोविजन में क्या लिखा है। एक्सप्रेस पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग और रिकवरिंग डैमेजेस फॉर द ब्रीच, और शेल नॉट सेल देयर गुड्स, शेल सेल देयर गुड्स, ना सामान बेचना है नहीं बेचना है, बिजनेस ट्रांजेक्ट करना है, एम्प्लॉय होना है नहीं एम्प्लॉय होना है, ये सारे मैटर्स में यहाँ आई एम सो सॉरी, सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। यही इतना सा प्रोविजो है। क्लियर है? तो आई मेक यू राइट द केस लॉ। यस। ओके, चलिए। राइट डाउन वेस्ट इंडिया स्टील कंपनी वर्सेस अजीज, AZEEZ, Kerala High Court. The judgment is of Kerala High Court. Write down whether trade union leader can ask to change workplace of a workman. Question mark. Court said that no, it is about individual management matter, and trade union leader do not have right to dictate how the work is done by workmen. Yes, clear? हाँ जी, प्रोविजो सबको समझ में आ गया है? यस स्टूडेंट। Yeah, West India Steel Company versus Aziz. It is AZ. I'll write it down. Okay, AZ double EZ. Aziz. ये इस केस का क्रक्स है बेसिकली। ओके, तो हम पूरी तो स्टोरी हमें याद नहीं होगी बट हमें क्रक्स याद करना है। यस, क्लियर हो गया? यहां से आगे बढ़े। चल, कहीं कोई डाउट अभी रह गया हो अगर सेक्शन में, डू नॉट वरी, कल भी क्लास है, हम उसे एंटरटेन कर लेंगे। बट हाँ, एक बार रिवाइज कीजिएगा और फिर क्लास में आइएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, और नहीं आए देन आई एम देयर ऑब्वियसली। चलिए, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन, सेक्शन 20 क्या कहता है आपसे? सेक्शन 20 कहता है द अकाउंट बुक्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड द लिस्ट ऑफ मेंबर्स देयर ऑफ शेल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एन ऑफिस बेयरर on member of the trade union at such time as may be provided for in the rules of trade union. सिंपल है, इजी है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? इंटरप्रिटेशन? यस, खाली नहीं बैठना है क्लास में। यस। हम्म। ओके। ओके, फाइन। फाइन, ठीक है। एनी मोर एक्सप्लेनेशंस? हम्म। हम्म।
ओके, फाइन फाइन, एग्जैक्टली राइट, बहुत सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राइट, यहां तक सेक्शन नंबर 20 तक किसी को कहीं कोई डाउट है? यस, ओके, एनी मोर नोज और एनी मोर यस? ओके यार, व्हाई द क्लास बिकम सो ना डल? कैसे हो गई क्लास एकदम से? कॉम्प्लेक्स हो गया क्या सब्जेक्ट एकदम से? हाँ जी, ना तो कॉम्प्लेक्स नहीं था यार। नो नहीं आ रहा है ज्यादा मेरे पास, दो ही आए हैं अभी। ये अरे नहीं, कंपल्सरी नो नहीं है बेटा, वो हाँ है तो यस भी कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। देयर इज नो फोर्स, नो कंपल्सन। चलिए चलिए, सेक्शन 20। अरे अरे अरे, अरे फीडबैक एट द एंड, फीडबैक एट द एंड, अभी क्लास के बीच में नहीं। चलिए फोकस करते हैं। सेक्शन 21 पे फोकस करते हैं। राइट ऑफ माइ, हाँ हाँ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया नाउ यार, नाउ तो आई एम वेरी ग्लैड। राइट ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। चलिए छोड़िए अभी बेयर प्रोविजन। राइट ऑफ माइनर्स को हम कहाँ डील करते हैं और इसका लैंडमार्क जजमेंट फटाफट से बताते जाओ, मतलब 10 आंसर्स तो मुझे चाहिए। ओके वेरी गुड। एंड ओके, कहाँ डील होता है ये माइनर्स? यस, किस एक्ट में भाई? एक्ट का नाम बता दो। यस, अरे वेरी, यस 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 यस, अब आवाजें आ रही ना, अब अच्छा लग रहा है। नाइस, ग्रेट। अब देखिए, अब यहाँ पे, यस वेरी गुड। अब यहाँ पे आप लोगों का मन थोड़ा सा उदास होगा ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो बेयर प्रोविजन है। देखिए, एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 15 ईयर्स मे बी अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब यहाँ पे ना ये हो गया, बहुत कलेश का कारण बनेगा अभी ये एक्ट। अब any member who has attained the age of 15 years may be a member of a registered trade union subject to the rules of the trade union to the contrary, and may subject as aforesaid enjoy all the rights of a member and execute all instruments and give all acquittances necessary to be executed or given under the rules। चलिए बताइए समस्या क्या है इस बेयर प्रोविजन में? इजी तो है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें बताइए, कोई भी? क्या दिक्कत? 15 साल कह तो रहे हैं भाई, क्या परेशानी है तुम लोग को? उसमें भी परेशानी है? 15 साल से क्या इशू है हमें? इसका कोई, चलो सुनो, रहने दो, एक्सप्लेनेशन को रोको। सेक्शन 21 आपको सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसने 15 साल की एज अटेन कर ली हो, ठीक है, वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। डिपेंड करता है ट्रेड यूनियन के रूल्स पे, ओके, सब्जेक्ट टू द ट्रेड यूनियन रूल्स, ठीक है। वो सारे राइट्स एज अ मेंबर जो है वो एंटरटेन करेगा। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे ना स्पेसिफिकली कहा है एंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ अ मेंबर, लेकिन आपको भी पता है कि आईसीए के थ्रू, है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा एविडेंस भी लाते हैं। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? यस। क्या माइनर विटनेस हो सकता है? ओके। क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? हम्म, अरे अरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है? ओके। क्या माइनर डोनर हो सकता है? मैं गिफ्ट के एस्पेक्ट में बात कर रही हूं। डोनर एंड डोनी, सेक्शन 122 टू 128। अरे क्या बात है, क्या शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, यहाँ भी जो माइनर है ना वो मेंबर हो सकता है। अब यहाँ पे जो ये लाइन उन्होंने लिख दी है ना, ये आपकी सारी समस्या का समाधान है। अगर आप इसको देखो, सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, यहाँ पे अगर वो मेंबर होगा ना तो वो सारे राइट्स एंजॉय करेगा, बट उसपे ना लाइबिलिटीज बहुत ही मुश्किल है जो आएंगी। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज आने का मतलब क्या होगा? ही शुड बी आंसरेबल ना। तो हम उसे आंसरेबल कैसे बनाए? दैट इज वाई हमने कहा है कि भाई मेंबर 15 ईयर्स का है, आप मेंबर बना लीजिए माइनर को। लेकिन अब ट्रेड यूनियंस के जो रूल्स, जो हमने अभी कल की क्लास अटेंड करके आए थे, जिन्होंने नहीं किया काइंडली सी टू इट, तो जो ट्रेड यूनियंस के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं ना, उनमें इसके रिगार्डिंग भी प्रोविजन होता है कि अगर माइनर मेंबर है तो आप उस पर क्या लाइबिलिटी इंपोज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, और वेदर एक्चुअली यू कैन इंपोज एनी लाइबिलिटी और नॉट। ये सारी चीजें ट्रेड यूनियन के रूल्स में उन्होंने स्पेसिफाई की हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, मौरी बीवी वैसे धर्मदास घोष, आईसीए,
तो माइनर के रिगार्डिंग अब यहां पे ध्यान रखिएगा, बट एक्सप्रेसली कह दिया गया है कि मेंबर तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बिल्कुल ब्लाइंडली मत जाना कि अरे हम तो ये सारे 8-10 एक्ट में ये है माइनर का स्टेटस, यही पढ़ के जाएंगे। नहीं, यहाँ पे माइनर का स्टेटस थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए एक्ट में प्रायर नॉलेज के साथ ना कभी भी हर एक्ट को मत पढ़ा करो, फ्रेश नॉलेज के साथ पढ़ा करो, उसके बाद उसमें प्रायर नॉलेज लगाओ। मेरी बात क्लियर है? यस, ओके फाइन। चलिए आइए 21A, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बियरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। चलिए अपने मन से बताइए भाई, कब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या है? यस, मोरल टर्पिट्यूड। Engage in any immoral activities. Okay. May I know your good name? ओके, और रितिका एंड अभी किसी ने और ने आंसर किया था? सिद्धार्थ, फाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनी मोर आंसर्स? ओके, ठीक है, फाइन, नॉट बैड। मतलब यस, मतलब जो है टर्म मोर और लेस आपको क्लियर है। अब ध्यान रखिए 21A बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑफिस बेयरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ये व्यक्ति जो है ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एनी अदर ऑफिस बेयर ऑफ रजिस्टर्ड यूनियन, अगर पहली बात 18 से कम है, ठीक है, 18 की एज नहीं हुई है, डिस्क्वालीफाइड, जाइए घर। अगर ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, फॉर मोरल टर्पिट्यूड और हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years has elapsed since his release। समझ रहे हैं? टू इम्प्रिजनमेंट अनलेस अ पीरियड ऑफ 5 years has been elapsed since his release। तो भाई ये दो ग्राउंड्स आपको मिल गए। आप तीसरा ग्राउंड भी बताइए हमको। यस, थर्ड ग्राउंड। यस, ये तो बड़ा कॉमन है, थर्ड ग्राउंड। आंसर करो भाई, वैसे पढ़ के आए हैं अपन यार, 21 सेक्शंस हो गए। बेसिक कॉमन सेंस से, बेसिक। यस, सॉरी, ओके, वेरी फाइन, बहुत कॉमन, बिल्कुल सही। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। ये सभी आंसर्स आ रहे थे, क्या हो गया? ओके, वेरी गुड। एनी मोर आंसर्स? यस। अरे भाई, रूल्स को वायलेट कर दिया है, ठीक है, जो आपको रेगुलेशंस दिए थे या आपकी जो ट्रेड यूनियन के रूल्स हैं उसको आपने वायलेट कर दिया, स्पेसिफिक ट्रेड यूनियंस के, अलग अलग स्टेट के, तो भाई आप ऑफिस बेयरर नहीं, बेसिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप 18 के नहीं हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मोरल टर्पिट्यूड के लिए आप अगर एसिक्सी ऑफेंस में इन्वॉल्व है जिसमें मोरल टर्पिट्यूड हो रहा है, ठीक है, शर्त का हनन भी हो रहा है, तो उस केस में आप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इम्प्रिजनमेंट हो गया है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फाइन। अब ये बेसिकली जेएनके के रिगार्डिंग रेफरेंस दिया गया है यहां, और यहां देख लेते हैं। एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और अदर ऑफिस बेयरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हु बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियन of the Indian Trade Union Amendment Act 1964 has been convicted of any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment shall on the date of such commencement of the case to be such member of or office bearer unless a period of 5 years has been elapsed since his release before that date। भाई वो 5 साल पहले छोड़ चुका है, ठीक है ना, रिलीज हो चुका है, तो उस केस में आप छोड़ दीजिए उस बेचारे इंसान को, है ना, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन बेसिकली इस एक्ट 1964 के अमेंडमेंट आने से पहले, ठीक है, वो कन्विक्ट हुआ था और उसके बाद उसे रिलीज हुए 5 साल हो चुके हैं, इन दैट केस भाई वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक, जेएनके में
in its application to the state of Jammu and Kashmir, reference in subsection 2 to the commencement of Indian Trade Union Amendment Act shall be construed reference to commencement of this act in the said state. Basically इसका application in J&K की बात की गई है. That's it. फाइन. चलिए सम ब्रीफ कीजिए इस पूरे 21A को. कोई भी अपना नाम बता के ब्रीफ कीजिएगा, मुझे भी अकस्टम होने का थोड़ा सा मौका दीजिए. यस यस विकास, पूरा पूरा प्रोविजन मुझे ब्रीफ चाहिए. ओके चलिए. ठीक है. ओके फाइन. चलिए, एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग 21A? यस. सोना नहीं है अभी क्लास में? हाँ जी. और नो नहीं आए हैं मेरे पास. सो गए हैं क्या? सो गए हैं क्या स्टूडेंट्स? ऐसा जागृत अवस्था में नहीं है अपन. अरे अच्छा, नहीं सोए. चलिए, थैंक यू सो मच. नहीं सोए हैं अगर आप. ओके, मूविंग टू सेक्शन 22. सी, कुछ कुछ प्रोविजंस आते हैं ना जो ऐसे हमको थोड़ा सा बोर करते हैं. तो पूरा एक्ट ना एकदम से कांस्टेंट नहीं रह सकता. ऐसा चेरीज एंड रेनबोज कोई भी एक्ट ऐसे नहीं बनता बेटा. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है जहां पे हमें दिमाग लगाना पड़ जाता है. फाइन, तो प्लीज कोऑपरेट विद द एक्ट. चलिए, सेक्शन 22, proportion of office bearers to be connected with the industry. Not less than one half of the total number of the office bearers of every registered trade union shall be persons actually engaged, oh sorry for the wrong one, actually engaged or employed in an industry with which the trade union is connected. Brief. चलिए, नींद भगाई जाए आप लोगों की. यस, श्रेष्ठा, दिव्या, राकेश जी, विकास, सिद्धार्थ, ये नाम मुझे भी याद होते जा रहे हैं. एंड यस, ब्रीफ, क्विक. हम्म हम्म हम्म. अरे. हम्म 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 हम्म. यस. फॉर एग्जाम्पल कोई एग्रीकल्चर बेस पे है मान लीजिए, या फिर कोई XYZ इंडस्ट्री के बेस पे कोई ट्रेड यूनियन बनी हुई है. अब उसमें जो मेंबर्स होंगे ना, लेट्स से 250 मेंबर्स हैं. ओके, तो 250 का हाफ कितना हुआ? 125. 125 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, दोज आर कनेक्टेड विद व्हाट? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. फाइन. अगर कोई यूनियन वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए बनाई गई है और उसमें जो मेंबर्स हैं उनमें कम से कम आधे मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड है. ये कहना चाह रहा है. प्रोविजो क्या कहता है इसका? कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड यूनियन, हेंस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो स्पेशल या जनरल ऑर्डर से डिक्लेयर कर सकती है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू एनी ट्रेड यूनियन और क्लास ऑफ ट्रेड. अगर उन्हें किसी को एग्जेम्प्ट करना है ना इससे, ठीक है, उनको हटाना है ना साइड में, तो वो अपने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से बता देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर इन पे अप्लाई नहीं करेगा. ठीक, ये सीधी सी बात है सेक्शन 22 की. क्लियर है? यस. चलिए, चेंज ऑफ नेम. यस, चेंज ऑफ नेम पे आ जाइए. सेक्शन 23 क्या कहता है? एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में with the consent of not less than two-thirds of the total member of its members and subject to the provision of section 25 change its name. कहने का क्या मतलब है? अगर उन्हें नाम चेंज करना है तो कम से कम 2/3 जो टोटल मेंबर्स में से हैं उनका, अगर उनका कंकरेंस है या कंसेंट है, तब जाके वो जो अप्लाई कर सकते हैं फॉर चेंज ऑफ द नेम. क्लियर है? छोटा सा प्रोविजन है, बस चेंज ऑफ या ऑल्टरेशन ऑफ नेम की बात करता है. 24 आपसे कहता है अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस. अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का मतलब क्या है भाई?
अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है? हम्म। ओके फाइन। सेक्शन 24 आपसे कहता है कि जो दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियंस हैं वो अगर वो चाहें तो उनका विलिंग है तो वो एक साथ आ सकती हैं और एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकती हैं, ठीक है, विद और विदाउट डिसोल्यूशन और द डिवीजन ऑफ द फंड। अब या चाहो तो आप पुरानी वाली को बिल्कुल डिसॉल्व करके नया सेटअप बना दो, ठीक है, या फिर आप जो फंड्स एलोकेटेड पुराने हैं उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आओ, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये दोनों आपकी चॉइस के ऊपर छोड़ा है। Only when voting by half of the members of each trade union has been effectuated and that 60% of the casted vote should be in favor of the proposal। भाई सीधी बात है, कम से कम हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच, जितनी भी ट्रेड यूनियन है मतलब जितने भी अमेलगमेट होना चाहते हैं उनके आधे मेंबर्स ने कम से कम वोट किया हो, ठीक है ना, ऑन रिकॉर्ड। और दूसरा 60% ऑफ वोट आपके प्रपोजल के फेवर में हो, दैट मीन्स अगर लेट से दो ट्रेड यूनियंस हैं तो 100-100 तो एटलीस्ट मान के चलो आप ये, और उस 100-100 में से एटलीस्ट 60% जो है ना वो फेवर हो कि भाई हमको अमेलगमेट होना है, हमको ज्वाइन करके थर्ड ट्रेड यूनियन या एक बड़ी सी यूनियन बनानी है, तो तब आप ये वैलिड हो पाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको दो जगह प्रोविजंस मिले हैं, एक जगह तो वन हाफ ये, एक जगह टू थर्ड चेंज नेम के लिए। क्लियर? तो ये इन दोनों का आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये हम मिक्स एंड मैच कर देंगे तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। क्लियर है सेक्शन 24? वापस ब्रीफ करूं क्या मैं, बताइए। यस, क्लियर है, चलिए। हाँ, देखिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बेसिकली प्रपोजल के फेवर में है ना, कि एटलीस्ट 60% जो हो कि हाँ भाई हमको जो है अमेलगमेशन एक्सेप्टेड है या हम फेवर में है इस प्रपोजल के, ये आपको कहना पड़ेगा, ठीक। क्लियर? ओके, चलिए। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमलगमेशन 25। अब ये सारे थोड़े से फॉर्मेलिटी वाले आ जाते हैं सेक्शन, फॉर्मेलिटी नहीं बेसिकली गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। नोटिस एंड राइटिंग ऑफ एवरी चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ एवरी amalgamation signed in the case of change of name by the secretary and by 7 members of the trade union changing its name, and in the case of an amalgamation by the secretary and 7 members of each and every trade union। देख लीजिए, समझ लीजिए, सुनिए। आपको राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा इस चेंज का, ठीक है ना। अब साइंड बाय हूम? साइंड बाय द सेक्रेटरी और जो 7 मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, ठीक है ना, जो चेंज करना चाहते हैं। और जो जो ट्रेड यूनियंस का चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 ट्रेड यूनियंस थी, ठीक है, जो अमलगमेट होके एक बन रही है या जो भी उनका सेटअप हो रहा है, उन सबके सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जाके ये जो नोटिस है ये जाके सेंड होगा टू द रजिस्ट्रार एंड वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द अमलगमेट ट्रेड यूनियन सिचुएटेड इन अ डिफरेंट स्टेट टू द रजिस्ट्रार ऑफ सच स्टेट। अगर आपको किसी और स्टेट में हेड ऑफिस है तो वहां के स्टेट के रजिस्ट्रार को जाएगा, लेकिन ये सेक्रेटरी और 7 लोग जो हैं ट्रेड यूनियन के वो जो है साइन करेंगे। एवरी ट्रेड यूनियन विच इज पार्टी, जितनी भी ट्रेड यूनियन पार्टी है ना उन सबके लिए, एक के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि जो आपने कहा कि हम ज्वाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल A+B बनाकर आप C बना रहे हैं थर्ड ट्रेड यूनियन, फाइन। तो अब सिर्फ इसके सेक्रेटरी की बात नहीं कर रही हूं मैं और 7 मेंबर्स की, मैं बात कर रही हूँ इनके सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स और इनके सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स, इन सबके साइन होंगे तब वो रजिस्ट्रार साहब के पास जाएगा, तब जाके आपके प्रपोजल पूरा होगा। अब सेकंड प्रोविजन देख लेते हैं। If the proposed name is identical with that by which any other existing trade union has been registered, or in the opinion of the registrar, so nearly resembles such name so be likely to deceive the public। ये क्या पहले पढ़ा हुआ है हमने कहीं, जरा बताइए। यस, जाग जाइए। 25(2) ब्रीफ कीजिए, चलिए। डिसीव पब्लिक और मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, इस लाइन पर फोकस कीजिए। कहां गए सभी? हाँ। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। चलिए, वेरी फाइन। तो अगर नेम डिसीविंग है, ओके,
अगर नेम रिसीविंग है पब्लिक के लिए, तो वहां पे क्या होगा, जो भी आपने प्रपोज नेम डाला है, आइडेंटिकल है, रिसीविंग है, कुछ भी इस तरह का, या फिर ऐसी कोई ट्रेड यूनियन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो कि रजिस्टर्ड भी है, तो रजिस्ट्रार की ओपिनियन में अगर उसको लगता है कि भाई पब्लिक को धोखाधड़ी हो जाएगा, तो वो आपका रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे। ये बात आपने पढ़ी थी पहले भी। ठीक, चलिए। द रजिस्ट्रार shall, if he is satisfied that the provision of this act in respect of change of name have been complied with, register the change of name in register referred to in section 8, and the change of name shall have effect from the date of such registration. उनको लगता है कि सारे प्रोविजंस कंप्लाई किए गए हैं, सब कुछ अपडेट है, रिसीव नहीं कर रहा है, सब कुछ वेल टू डू है, तो उस केस में वो उसको रजिस्टर कर देंगे, और जिस डेट से रजिस्टर हुआ है उस डेट से वो इफेक्ट में आ जाएगा। सेक्शन फोर्थ क्लॉज देखिए, द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द हेड ऑफिस ऑफ द अमलगमेटेड ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड shall, if he is satisfied that the provision of this act in respect of amalgamation have been complied with, and the trade union formed thereby is entitled to registration under section 6, under section 6 register the trade union in the manner provided in 8, and the amalgamation shall have effect। देखिए साधारण सी भाषा है, अगर उनको लगता है सारे प्रोविजंस फॉलो हो चुके हैं, ठीक है, जो अमलगमेटेड ट्रेड यूनियन है उसने सारी कंप्लायंसेस किए हैं, तो उस केस में वो उस अमलगमेटेड को रजिस्टर करेंगे और वो उस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से इफेक्ट में आ जाएगी। क्या सेक्शन 25 क्लियर है तो ब्रीफ कीजिए। चलिए। यस स्टूडेंट्स, कहाँ गए? हम्म। हम्म। ओके। ओके फाइन। ओके एंड फाइन, वेरी गुड। यस, सबको क्लियर है सेक्शन 25? आगे बढ़ा जाए। यस मैम, चलिए ठीक है। सेक्शन 26 इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ अमलगमेशन क्या कहना चाहता है, देखते हैं। The change in the name of registered trade union shall not affect any right or obligation of trade union or render defective any legal proceedings by or against a trade union, and any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name। देखिए आसान भाषा में, अगर आपने नेम चेंज किया है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, तो राइट्स और ऑब्लिगेशंस अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है ना, वाइल आपने नेम चेंज किया है, तो वो उसी परिणाम में कंटिन्यूड रहेगी, ठीक है ना। और बेसिकली वो कंटिन्यूड रहेगी, और ऐसा नहीं है कि आपने नेम चेंज कर लिया तो प्रोसीडिंग वाइप आउट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट विल बी कंटिन्यू, ठीक है। जब भी आपने नेम चेंज किया है उसके बाद जब वो कंक्लूड हो जाएगी, देन वो अब आपके जो भी केसेस फाइल होंगे तब वो नए नेम से फाइल होंगे, जो पुराना मैटर चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, और आपके राइट्स और लाइबिलिटीज अफेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है ये बात? An amalgamation of two or more registered trade unions shall not prejudice any right of any of such trade union। देखिए, अगर आपने दो या दो से ज्यादा ट्रेड यूनियन अमलगमेट हुई हैं, तो भाई ऐसा मत कीजिएगा, किसी के भी राइट्स को ना ऐसे ओवरथ्रो मत कीजिएगा, ना ही किसी के राइट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में अगर कोई क्रेडिटर है उस ट्रेड यूनियन का, अगर पैसा लिया हुआ है आपने किसी से, तो भाई उसके राइट भी इफेक्ट नहीं होंगे आपके अमलगमेशन से। तो ये जो आपका चेंज ऑफ नेम है ना, उससे आपकी लायबिलिटीज पर कोई असर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लायबिलिटीज स्विच हो जाएंगी, तो नहीं होंगी। क्लियर है? यस। ओके फाइन। चलिए डिसोल्यूशन की बात की जाए। हम्म। डिसोल्यूशन क्या होता है? यस, आंसर्स। थ्रू अ लीगल मैनर, वेरी गुड। विकास जी हैं ये?
चलिए, वेरी गुड। ओके। डिसोल्यूशन को हम यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, कोई इसका मुझे ब्रीफ देगा, इस सेक्शन की यहाँ जरूरत क्या है? AMB मर्ज, ANB कंपनी हो गई और वो अपने आप खत्म हो गए। हम्म। ओके, ही में डिसॉल्व दैट यूनियन। फाइन। देखिए, चलिए, नाइस। अब यहां फोकस कीजिए। जब भी कोई ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन डिसॉल्व होती है तो उससे डिसोल्यूशन का जो नोटिस है ना, यहाँ काम सब लिख के होता है ना, नोटिस डिसोल्यूशन का है, उसको सेम 7 मेंबर्स साइन करेंगे, ठीक है। सेक्रेटरी उस ट्रेड यूनियन का साइन करेगा विद इन 14 डेज। अब यहाँ पे मैं रुक रही हूँ, ये 14 डेज का पहले कहीं वर्णन किया गया है तो बताइए जरा, इन 14 दिनों का कहीं और वर्णन किया गया हो तो, इस एक्ट में, कल की क्लास में। यस। यस। अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया है अपना, तो भाई 14 दिन के अंदर हमको इन्फॉर्म कर दीजिए। यस। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब ऐसी बात नहीं है, होमवर्क करके आया गया है ना। एक्सीलेंट यार, इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, वेरी गुड। अब तो भाई जो नोटिस है उसको 7 मेंबर सेक्रेटरी साइन करेंगे, 14 दिन के अंदर आपको इस को बिफोर द डिसोल्यूशन यू हैव टू सेंड इट टू द रजिस्ट्रार। फाइन। एंड shall be registered by him if he is satisfied that the dissolution has been effected। अगर वो रजिस्ट्रार साहब सेटिस्फाइड है कि डिसोल्यूशन इफेक्ट हो चुका है, सब कुछ कंप्लायंस हो चुकी है रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन के अकॉर्डिंग, तो इन दैट केस द डिसोल्यूशन shall have effect from the date of such registration। जब वो सबमिट होगा उस तारीख से डिसोल्यूशन का इफेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। Now, where the dissolution of a registered trade union has been registered and the rules of the trade union do not provide for the distribution of funds of the trade union on dissolution, the registrar shall divide the funds among the member in such manner as may be prescribed। क्या कहता है ये, बताइए। इंटरप्रिटेशन, यस। आ जाइए वापस। और यस। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, क्या बता रहा है? हम्म। 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 ओके, फाइन। फाइन, 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 वेरी गुड, ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को सेक्शन 27? रजिस्ट्रार जो भाई अभी हम पढ़ के आए हैं, एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। यस। एडिशनल डेप्यूटी जो है उनको भी। यस, 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 जो आपको डेफिनेशन क्लॉज में भी बताया गया है, चैप्टर फर्स्ट में भी जो डिस्कस किया गया है, वही रजिस्ट्रार हैं आपके। फाइन। बेसिकली स्टेट के रजिस्ट्रार होंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं, आ जाइए। आपने क्लास 10 की थी कल की? फाइन, नो इश्यूज विद दैट। ओके। चलिए बताइए, कोई गाइड करेगा मुझे, रजिस्ट्रार कहाँ दिए हैं डेफिनेशन में, अभी याद हुआ? 2 में कहा? अरे, ओके, ओके, ओके। ओके, काम डाउन, चलिए आंसर्स आ रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स एंड 2F, वेरी गुड, एक्सेलेंट, जो आंसर्स देते जा रहे हैं ना, ये रहे रजिस्ट्रार। बेसिकली रजिस्ट्रार जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब जिन्होंने सवाल पूछा है मैं उनका नाम जान सकती हूँ?
यस आकाश, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है और इसका मतलब क्या है? सी, अगर नहीं भी पता हो तो मना कर दीजिएगा, बिकॉज ये जानना जरूरी है। ये लास्ट क्लास का मैटर था, बट अपन ब्रीफ कर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए बताइए। कौन? अच्छा ठीक है, तो सिंस ट्रेड यूनियन, ये डिस्कस हो चुका है, रिपीट है, सिंस ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यस, चलिए मैं नहीं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स यस ब्रीफ कीजिए, बट एक एक करके, डेकोरम। फाइन, क्यों, रीजन बताइए। यस, ओके, तो आकाश जी, ट्रेड यूनियन जो है वो सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट का है, इसलिए यहाँ पे वर्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जो है, पर्टिकुलर अगर स्टेट की तो वो ऑब्वियसली बात है स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो कि रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी। इसमें एडिशनल और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी इंक्लूड किया गया है। ये सारी कहानी आपको कहाँ मिलेगी? सेक्शन 3 अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार में। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक व्यक्ति को एज अ रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी हर स्टेट के लिए। ठीक है, वहां पे अगर उन्हें लगता है कि रजिस्ट्रार के हेल्प के लिए बेसिकली एडिशनल डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जरूरत है, उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। बट एडिशनल डेप्यूटी रजिस्ट्रार को जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो रजिस्ट्रार देखेंगे, पावर एंड फंक्शन रजिस्ट्रार देखेंगे। लेकिन ये सारे किस हेड के अंदर आएंगे? रजिस्ट्रार के हेड के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है आकाश जी? यस, ओके फाइन, चलिए। यस, प्रीवियस सेक्शंस में कोई डाउट है किसी को? एनी मोर नोज? चलिए नोज छोड़िए, एनी मोर म्यूट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। आ जाइए, रिटर्न्स की बात करते हैं, 28। अब यहाँ पे एक केस स्टडी भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, देयर शेल बी सेंट एनुअली टू द रजिस्ट्रार, there shall be sent annually to the registrar on or before such date as may be prescribed a general statement audited in the prescribed manner of all receipt and expenditure। समझ लीजिए इस कहानी को, जितने भी आपके रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का जनरल स्टेटमेंट है, हमने इसको डिस्कस किया है, इसे वापस भी डिस्कस कर रहे हैं, उसको आपको जो भी डेट डिसाइडेड है ना, उस टाइम पर रजिस्ट्रार को एनुअली पहुंचता है ये। ठीक है, trade union during the year ending on 31st day of December next preceding such prescribed date and of the assets and liability of the trade union existing on such day। भाई 31 दिसंबर, 31st डे ऑफ द दिसंबर तक आपको अपना जो जनरल स्टेटमेंट है एनुअली जो रजिस्ट्रार के पास जाता है वो वहां भेजना है, या फिर रजिस्ट्रार साहब ने जो भी डेट डिसाइड की उस तारीख तक वहां भेजना है। अब सवाल ये उठता है, बड़ा सभी से क्वेश्चन है ये, इट वाज अ जजमेंट एज वेल, कि अगर रजिस्ट्रार साहब के पास नहीं भेजा, ठीक है, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया भाई रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए, ठीक है, कैंसिल कर दिया, और बाद में उनको मिल गया, ठीक है, या जो भी उन्होंने कंसिडरेशन किया उनके पास लेट पहुंचा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब बाद में क्या वो इस जो कैंसिलेशन को विड्रॉ कर सकते हैं क्या? एक एक करके आंसर दीजिएगा, मैटर इंपॉर्टेंट है। क्या रजिस्ट्रार साहब? हम्म, विड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा, और आंसर इसमें? यस, दिस इज दिव्या और श्रेष्ठा, काइंडली प्लीज ब्रीफ मी, अभी मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा नाम याद करने में। यस, नेम प्लीज। नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी नोटिस पे नहीं आ रहा है, मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है क्या रजिस्ट्रार अपनी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसको विड्रॉ कर सकते हैं क्या? सीधा सवाल है मेरा, अभी नोटिस वोटिस पे कहीं नहीं जा रही मैं। यस, दो आंसर आ चुके हैं, एक कह रहे हैं कर सकते हैं, एक कह रहे हैं नहीं कर सकते। चलिए तीसरे आंसर की रिक्वायरमेंट है मुझे। यस, मैंने बेसिकली कहा है कि क्या वो जो अपना कैंसिलेशन जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे दिया है उसको विड्रॉ कर सकते हैं क्या? सब भूल जाएगी बस, विड्रॉ कर सकते हैं क्या? हम्म, नहीं नहीं, मैंने पूछा है, देखिए दोनों ही क्वेश्चन सेम है, क्या वो अपनी, यस, ओके, मेरे पास अभी दो आंसर्स आए हैं, मुझे तीसरा आंसर चाहिए, स्पेसिफिक बताना। यस, हाँ, लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर लिया है बाद में,
उन्होंने कैंसिलेशन किया, अब वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं कैंसिलेशन, तो क्या उनके पास ये पावर है या नहीं? चलिए, आपका स्टेटमेंट नहीं कर सकते, आपसे पहले जो मुझे आंसर मिला था वहां पे वो कह रही हैं कि कर सकते हैं। चलिए, और स्टैंड बताइए मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। हम्म। यस, एनी मोर आंसर्स? यस। ओके। हम्म। 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 Yes, I am getting multiple answers right now. Yes. Yes, 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 yes. चलिए, 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 ओके, नहीं कर, मुझे एक और आंसर मिला है, नहीं कर सकते। बताइए, जरा नाम बताइए अपना। ओके, आशीषा। अच्छा। हम्म। अच्छा, चलिए। हम्म। 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 मेरे हिसाब से पहले उन्होंने कैंसिलेशन कर दिया। उन्होंने, सी, आई आई एक्सप्लेन इट, अगर कंफ्यूजन है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं क्वेश्चन पे ही टिकी हूँ, अभी मैं आंसर तो बता ही नहीं रही। उन्होंने कैंसिल किया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कुछ दिन बाद उनको ऐसा याद आया, एकदम से उनको लगा कि ये क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा अब मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो अब वो पूछ रहे हैं आप लोगों से कि क्या वो ये कर सकते हैं। हाँ, किया है, उन्होंने किया है, बकायदा सब कुछ फॉलो हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो विड्रॉ नहीं कर सकते, कैंसिल हो गया तो हो गया, ये कहना चाह रहे हैं? अरे, मैं सब हुआ है फॉलो, आप अगर पे क्यों जा रहे हो? स्ट्रेट जैकेट आंसर। मतलब राकेश जी टिके हुए हैं कि वो नहीं कर सकते हैं। चलिए, दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। यस। और बताइए, मेरे पास नो के आंसर्स बहुत आ रहे हैं, अभी यस का एक ही आया है कि कर सकते हैं। एनी मोर? चलिए, रिवील किया जाए आंसर आप सभी से। देखिए, अब जरा, कहाँ गया मेरा पेपर? यस, पेज पे जरा फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब होगा क्या ना, क्वेश्चन क्या था कि उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। आपसे उन्होंने क्या पूछा कि भाई मैं विड्रॉ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो पहली बात तो ये आंसर है कि विड्रॉ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि, फोकस कीजिए स्क्रीन पे, ट्रेड यूनियन के पास रेमेडी क्या होगी? दो रेमेडी है आपके पास, ठीक है, उपचार की बात करें तो हम, एक तो अपील, ठीक, किसी ने कहा था यहां पे। दूसरा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक। अपील होगी, ठीक है। अगर अपील सक्सेस हो गई, मान लीजिए उनकी अपील जो है वो सक्सेस हो गई, तो कैंसिलेशन क्या हो जाएगा? वैलिड रहेगा या वॉइड रहेगा? आंसर्स। कैंसिलेशन का क्या? वॉइड हो जाएगा। यस, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अब ये तो रहा अपील का स्टेटस। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन अगर परमिट किया गया है, तो वो जो ट्रेड यूनियन कब से ऑपरेबल होगी? द डेट ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इफेक्ट, ठीक। अब आ जाइए, कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि भाई जब रजिस्ट्रार ने एक बार कैंसिल कर दिया है, तो उनके पास पावर ऑफ रिव्यू नहीं है। यही मेरा वर्ड मेरे से स्लिप हो गया था, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं इसको। बट हाँ, आंसर्स फिर भी बहुत, मेजोरिटी लोगों ने सही दिए। भाई उनके पास पावर टू रिव्यू। यस, 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 एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। पानी पी लीजिए। बिल्कुल। तो पावर ऑफ जो रिव्यू है ना,
वो नहीं है उनके पास, वो अपने ऑर्डर को विड्रॉ नहीं कर सकते। अब कहानी क्या चलेगी, ये चलेगी, ये सिनेरियो फॉलो होगा आपके सामने। या तो अपील होगा या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। अपील सक्सेस हुई तो कैंसिलेशन वॉइड हो जाएगा, वापस से जो ट्रेड यूनियन जिस तरह से रजिस्टर्ड थी वो वैसी रहेगी। ठीक है, हम कैंसिलेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, वो वॉइड हो गया। लेकिन अगर अपील आपकी बेसिकली डिनाई हो गई तो कैंसिलेशन तो वैलिड है। दूसरी उनके पास ऑप्शन क्या है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा तो जिस डेट से रजिस्ट्रेशन होगा उस डेट से वो ट्रेड यूनियन इफेक्ट में आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, हेलो, यस। अब ये केस बेसिकली है मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड वर्सेस वीजी देश पांडे। इस केस का नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आई राइट इट डाउन, आप लोग। यस यस यस, आई राइट द केस डाउन, वेट जस्ट अ सेकंड, आई नीड टू क्लियर दिस अप। ओके, मुकुंद आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड वर्सेस वीजी देशपांडे वीजी देशपांडे रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन बॉम्बे। अब अगर आप लोगों को फैक्ट्स याद हैं, आप स्वयं लिखना चाहेंगे? शुड आई मेक यू राइट? यस, क्या मैं आप लोगों को लिखवाऊं ये केस या आप लिख लेंगे? आंसर्स, रिस्पॉन्स आना जरूरी है स्टूडेंट्स। यस यस यस, आपको जो शेयर होंगे वो नाम रहेंगे, तो आप बस इसको मेंशन जरूर कर लीजिए, सो दैट वाइल स्टडिंग ना आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ ये चीजें पढ़नी थी। तो यहां तक क्लियर है, आगे चले। सेकंड रिटर्न्स का सेक्शन 28 सेकंड प्रोविजन देखें अगर, तो टुगेदर विद द जनरल स्टेटमेंट देयर शैल बी सेंट टू द रजिस्ट्रार अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल चेंजेस ऑफ ऑफिस बेयर मेड बाय ट्रेड यूनियन। आप जो ये एनुअल स्टेटमेंट भेजेंगे ना, उसमें आपने जो चेंजेस भी किए ना ऑफिस बेयर्स में, जो भी रूल्स में चेंजेस किए, उन सबकी कॉपी लगा के आपने डिस्पैच करना है। ठीक है ना? और जो भी अगर आपसे ऑल्टरेशन हो गए हैं, करेक्शन होने हैं, उन सबकी कॉपी लगा के रजिस्ट्रार साहब को जाएगी। ये सारी कॉपी ऑफ एवरी ऑल्टरेशन, ठीक है ना, शेल बी सेंड टू रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग द ऑल्टरेशन। आपने जो जो ऑल्टरेशन जहां कुछ भी किया है ना, 15 दिन के अंदर, ठीक है ना, विद इन 15 डेज, ऑल्टरेशन करने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार साहब को एक कॉपी पहुंच जानी चाहिए कि सर ये बदलाव किए गए हैं। ठीक, फॉर द purpose of examining the documents referred to in subsection 1, 2 and 3, the registrar or any officer authorized by him by general or special order may at all reasonable times इंस्पेक्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए साधारण भाषा में रजिस्ट्रार साहब क्या कहेंगे, वो रीजनेबल टाइम पे आपका जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का उसको इंस्पेक्ट करेंगे। अकाउंट बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट, जितना भी ट्रेड यूनियन से संबंधित कागजी काम है ना, डॉक्यूमेंटेशन है, उन सबको वो इंस्पेक्ट करेंगे। बट नो सच प्लेस शैल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 10 miles फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस एट अ ट्रेड यूनियन। आपको ना प्रोडक्शन करना पड़ेगा इन सारी चीजों का, ठीक है, जो भी ये बुक्स और डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं जो कि ऑलरेडी मोर देन 10 miles है फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो नियर बाय ऑफिस पे आप पहुंचाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार साहब के जनरल ऑर्डर आएंगे, आपको टाइम भी रीजनेबल होगा, ऐसा और टाइमिंग्स नहीं होगा। ये सारे आपके क्या है, ये जनरल प्रोविजंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ में केस को भी ध्यान रखिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस, रिस्पॉन्सेज क्या हुआ? ओके, थैंक यू सो मच। गो अहेड। यस, गो अहेड। आ जाइए। हम्म लास्ट ऑल्ट्रेशन, लास्ट ऑल्ट्रेशन। आपने 4-5 ऑल्ट्रेशन किए। यस, फिफ्थ। हम्म हम्म, यस,
राइट। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 2 महीने में अरे नहीं नहीं नहीं, वो डेट पूछ, वो टाइम पूछ रही हैं। हर ऑल्टरकेशन की कॉपी जाएगी, दोनों चीज को कंफ्यूज मत कीजिए, सुन लीजिए। जितने भी ऑल्टरेशन किया सबकी कॉपी डिस्पैच होगी। अब वो और कह रही है कि अरे 15 दिन का टाइम है, मैंने एक आज किया है एक परसों किया है, ठीक है, तो इस तरह से हम 15 दिन कैसे काउंट करेंगे? आप जो लास्ट ऑल्टरकेशन आपने कर लिया है उसके 15 दिन के अंदर आपको ये सब भेज देने हैं। लेकिन अब इसमें ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन भी है। अगर आपका एक मान लीजिए आज हुआ है, लेट्स से आज क्या है डेट, आज है 8 है, सॉरी 6 है, 6 ऑफ फेब है। आप अब एक जाके आप कर रहे हो 24 ऑफ फेब को, तो पहले ऑल्टरकेशन और दूसरे में ऑलरेडी 15 डेज निकल जा रहे हैं। फाइन, तो ये नहीं है। अब ये तो सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रार है कि अगर वो कंसिडर कर रहे हैं, वरना अगर आपने इतना लंबा ड्यूरेशन है तो आप एक आपने कर दिया ऑल्टरेशन तो उसको भेज दो 15 दिन के अंदर। अगर 15 दिन में आपका दूसरा ऑल्टरेशन नहीं हुआ है, फाइन, और अगर कंटिन्यूस दूसरे चौथे छठवें सातवें आठवें दिन आप कर रहे हैं, तो फिर लास्ट जो आपका हो गया है उसमें सारी कॉपीज को क्लब करो, डिस्पैच करो और 15 डेज के अंदर भेज दीजिए। क्लियर है बात? हाँ जी, चलिए आ जाइए रेगुलेशंस की तरफ आ जाइए। जनरल प्रोविजंस हैं भी ये। पावर टू मेक रेगुलेशंस, चैप्टर 4 बात करता है। सेक्शन 29 आपसे क्या कहता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, दे में मेक रेगुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन एक्ट। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो चाहे तो अपने हिसाब से इसके प्रोविजंस को फॉलो अप करने के लिए और फर्दर रेगुलेशंस बना सकती है। Fine. Secondly, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may provide all or any of the following matters. क्या क्या प्रोवाइड करेंगे देख लेते हैं भाई। ए पॉइंट देखिए, द मैनर इन विच ट्रेड यूनियन एंड द रूल्स ऑफ ट्रेड शैल बी रजिस्टर्ड। भाई रजिस्ट्रेशन फी पेएबल क्या होगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन विच हैज चेंज, अगर उसने हेड ऑफिस चेंज किया है तो वो भाई जो ट्रांसफर है वो कैसे होगा, ये प्रोविजन भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। एनी मैनर इन विच क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन बाय whom the account of registered trade union or any class of such union shall be audited। वो जो ऑडिटर साहब है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेगी भाई, उसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस भी वही बनाएगी। जो कंडीशंस है सब्जेक्ट टू विच इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे होगा, ठीक है, किस तरह से अलाउ किया जाएगा, क्या फीस होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तय करेगी। एनी मैटर विच हैज टू बी मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके रिगार्डिंग जो भी अदर कॉम्प्लीमेंट्री मैटर्स हैं वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है जिस भी गवर्नमेंट की वो है। फाइन। देन पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन, सेक्शन 30। सेक्शन 30 क्या कहता है, द पावर टू मेक रेगुलेशंस कन्फर्ड बाय सेक्शन 29 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ रेगुलेशंस मेड बाय रेगुलेशंस बीइंग मेड आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशंस। भाई ध्यान रखिए, सेक्शन 30 ने आपसे क्या स्टेट किया है कि जो भी रेगुलेशंस बनाने की पावर है जो गवर्नमेंट को दी गई है वो किस कंडीशन पे है, जो प्रीवियस पब्लिकेशन हुआ है, ठीक है ना। प्रीवियस पब्लिकेशन की जो कंडीशंस है ना उनको भी ध्यान में रखना है ना, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि डेट फ्रॉम विच द रेगुलेशन शैल बी गिवन इफेक्ट, ठीक है, आपको जो डेट स्पेसिफाई की गई है उसको आपको ध्यान देना है। द डेट शेल नॉट बी, यहाँ पे आपको 3 मंथ्स का एक टाइम पीरियड दिया होगा। रेगुलेशन प्रपोज टू बी मेड विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन शेल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड रेगुलेशन वाज पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। शेल नॉट बी लेस देन 3 मंथ, ये 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है ना उसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें पहला ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है जो पब्लिश किया जाएगा उस पहले ड्राफ्ट के 3 महीने के अंदर का अंतराल आपको ध्यान में रखना है। जो भी रेगुलेशंस हैं दैट शेल बी पब्लिश इन द, भैया जो भी रेगुलेशंस है भाई वो पब्लिश ऑफिशियल गैजेट में राजपत्रक में आपको पब्लिश करना है, तभी से वो सारी चीजें इफेक्ट में आएंगी। अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं हम, पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स पे। पेनल्टी एंड प्रोसीजर्स, सेक्शन 31 कहता है अगर आप रिटर्न्स फेल करने में, बेसिकली सबमिट करने में फेल कर गए, अब क्या होगा। तो सेक्शन 31 टू 33 पेनल्टीज की बात करते हैं। 31 ये कहता है, इफ एनी ट्रेड यूनियन रिक्वायर्ड टू सेंड एनी नोटिस, स्टेटमेंट और एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट, and if the rule did not prescribe a particular person in union to provide such information, then in case of default, each member of the executive shall be imposed with fine extendable to 5 rupees। 5 rupees मेंशन है भाई। देखिए, अगर आप नाम मेंशन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, in default is made on the part of registered trade union giving notice or sending any statement or other document। आपने नोटिस नहीं भेजा, स्टेटमेंट नहीं भेजा, ठीक है ना, or other person bound by the rules of the trade union to give or send the same, or if there is no such office bearer or person। अब भाई आपने कोई भी नाम मेंशन नहीं किया, कौन सेंड करेगा, ठीक है।
कहाँ सेंड होना, ये सारी बेसिकली क्या है, इरेगुलरिटीज हैं जो आपने की हैं। यू शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹5 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। अगर आप मान नहीं रहे हो ₹5 के बाद भी, तो एडिशनल 5 भाई इम्पोज होता जाएगा फॉर ईच वीक। हर हफ्ते जितना आपका डिफॉल्ट हो रहा है ना, हर हफ्ते फाइन इम्पोज होता जाएगा आप पे। प्रोवाइड दैट एग्रीगेट फाइन, जो आपका एग्रीगेट फाइन होगा ना, ₹50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विलफुल ये कर रहा है, फॉल्स एंट्री कर रहा है, ओमिशंस कर रहा है, मिस कर रहा है जानबूझ के, ठीक है ना, द जनरल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 28 इन कॉपी ऑफ द रूल्स, जो भी आपने ऑल्टरेशन सेंड किए उन सब में कर रहे हैं, तो उस केस में ₹500 का फाइन लगेगा। आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो यार, है ना, तो इस उस केस में ₹500 का फाइन चार्ज किया जाएगा अगर विलफुल कर रहे हो। बाकी ₹5 पर वीक से जाएगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि मे एक्सटेंड लिखा है, मे एक्सटेंड टू ₹5 फॉर ईच वीक। जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कभी कभार हमें याद आता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि यार एक बार और रिवाइज कर लेते ना, एक बार और ध्यान से शफल कर लेते ना। ये जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये बड़ा बोरिंग लगता है कि यार क्या वर्बेटम पढ़ते जा रहे हैं शब्द व शब्द, लेकिन इसी पढ़ने में ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और वो गलत होने से बच जाते हैं। ध्यान रखिए, कितना भी आपको बोरिंग हो, वो बेयर एक्ट को ना वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, एक बार नहीं कई बार पढ़िए। आप बिल्कुल, आपको लग रहा है कि पूरा याद हो चुका है बिल्कुल, फिर भी इसको ऐसे पढ़िए जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतियां आपको हाईलाइट होंगी। नेक्स्ट सेक्शन 32, सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियंस। गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो भाई तो क्या होगा? हाँ जी, सेक्शन 32 का इंटरप्रिटेशन दीजिए, मुझे लग रहा है लोग सोने जा रहे हैं। यस, सेक्शन 32 इंटरप्रेट कीजिए प्लीज। चलिए, एक तो नो आ गया मेरे पास। हाँ जी, सेक्शन को इंटरप्रेट कीजिए। यस, एनी वॉलंटियर्स? यस। हम्म, वेरी गुड। मतलब बेसिकली आप अगर मेंबर्स को डिसीव कर रहे हो, ठीक है, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इधर उधर बांट रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हो, तो वहां पे आपको ₹200 तक का फाइन लग सकता है। वेरी गुड। 33, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, संज्ञान कौन लेगा? यस, JMFC। यस, ओके, क्लियर है? यस। अब पूरे सेक्शन में आपको कहीं भी कोई डाउट है पूरे एक्ट में? इसके लैंडमार्क जजमेंट्स हमने आज नहीं उठाए हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स आपको कल की क्लास में कराए जाएंगे। फाइन, क्योंकि नोट्स अभी शेयर नहीं हो रहे हैं आई गेस आपके ग्रुप्स पे, तो आप लाइक सून फ्रॉम मंडे ना वो शेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो यस, डाउट्स एंड इंक्वायरीज में एंटरटेन कर रहे हैं हम। चलिए, आई एम स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। यस, लेट वेट, शुड आई शेयर माय स्क्रीन अगेन? वेट, ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, रेगुलेशन सो मेड शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, यही पूछना चाह रही हैं आप? 32, सॉरी। ओके, पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन में वो क्या पूछ रहे हैं? द डेट टू बी स्पेसिफाइड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 323 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, एज दैट आफ्टर विच अ ड्राफ्ट ऑफ रेगुलेशन प्रपोज टू बी मेड विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन शैल नॉट बी लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज। भाई देखिए, आपने जो भी रेगुलेशन का ड्राफ्ट भेजा है ना, ठीक है ना, वो जो आपका प्रपोज रेगुलेशन जो आया है ना, उसके 3 महीने के अंदर आप भेज सकते हैं, नॉट लेस देन 3 months। ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर आप जो वो ड्राफ्ट भेजना चाह रहे हैं नए रेगुलेशंस का या जो भी चेंज रेगुलेशंस का, उसको आप भेज सकते हैं नॉट लेस देन 3 months। जनरल बात कर रहा है, ठीक है। एनी मोर डाउट एंड क्वेरीज? यस, क्वेरीज का पोर्टल खुल चुका है। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेरीज अदर देन दिस एक्ट? चलिए, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। यस। हम्म, बेटा इसमें यस,
हाँ 28A भी आया था। ओके, ये कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं अपने जो एचएच वाला कल डिस्कशन हुआ था। बेटा स्टेट अमेंडमेंट्स की बात मत करना, मैं अभी डिस्कशन में उठा ही रही थी। वो बेसिकली गुजरात स्टेट अमेंडमेंट का, स्टेट अमेंडमेंट्स मल्टीपल है, जनरल अमेंडमेंट्स की बात कर सकते हैं आप। 28A भी आया था जो कि बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहा है। फाइन, तो हम कल की लैंडमार्क वाली क्लास में इन अमेंडमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे ऑल टुगेदर। फाइन, कल लैंडमार्क जजमेंट्स की क्लास रहेगी, तो जजमेंट्स भी डिस्कस होंगे और आपके अमेंडमेंट्स भी इन लेंथ डिस्कस करेंगे प्रोविजंस के साथ भी। तो आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं उनको भी रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। फाइन, ठीक है। एनी मोर क्वेरीज? यस, एनी मोर क्वेरीज स्टूडेंट्स? ओके, यस यस यस। ओके दिव्या। हम्म। 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 यस, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? हम्म। हम्म। यस यस, बिल्कुल। फाइन। हम्म। हाँ, आई गेट इट, आई गेट इट। चलिए देखिए, मैंने आपको कल की क्लास, कल आप क्लास में थे ना? यस दिव्या, राइट ना? सो दिव्या, मैंने आपको कल हाईलाइट की थी ये बात कि इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है, राइट? जब मैंने आपको बेयर प्रोविजन का फर्स्ट पेज ओपन किया था जो कि इंडेक्स था, आपको इंडेक्सिंग शुरू करनी पड़ेगी। कंटेंट याद है, आपको भी पता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल। बट अगर उन्होंने इंडेक्सिंग के 6 से 7 क्वेश्चन पूछ दिए तो वो आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं जिनको हम मिस कर देते हैं। अब आपका मैटर भी सही है कि मैम ऐसे तो 12-15 एक्ट हैं, 18 एक्ट हैं, और उनके इतने सारे सेक्शंस काउंट करते करते देयर विल बी 300-400 सेक्शंस। तो बच्चा, यू हैव टू डू दिस थिंग, यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। रटो इंडेक्सिंग का तो रटोफिकेशन, निमोनिक्स बनाइए, लिंक बनाइए। इंडेक्सिंग बिना मल्टीपल टाइम्स याद करे ना, वो अंदर नहीं बैठेगी। और इंडेक्सिंग सही नहीं होगी तो आप अपने 6 to 7 मार्क्स तो ऐसे खेल खेल में हटा दोगे, क्योंकि क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस इंडेक्स के भी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे और इंडेक्स के भी आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी कीन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्ट कंप्लीट हुआ, लेट्स सपोज मंडे को दूसरा एक्ट शुरू हो रहा है, फाइन, या मंडे को मैं बेसिकली इस एक्ट का एक मॉक भी लूंगी, तो एक ब्रीफ आपको मिल जाएगा, Q&A सेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट मंडे जब दूसरे एक्ट का मॉक हो रहा होगा तो आपको उसके बाद ये प्रीवियस एक्ट भी रिवाइज करने पड़ेंगे। सैटरडे संडेज क्यों ऑफ किए गए हैं? सो दैट आप इस साइकिल में आ जाएं कि भाई रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है। बिना थोड़ा पढ़ो, बार बार पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, एक बार पढ़ के भूल जाओ, वो हिसाब बहुत खराब है। और दिव्या, ऐसे ही याद होगा बेटा, नथिंग, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। इंडेक्सिंग आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ही याद होगी। इज इट क्लियर? ओके, एनी मोर डाउट्स एंड क्वेरीज? जी 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 जी, कल ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट में है, आपको कल की क्लास में मिलेगा, इसका डिस्कशन होगा इन लेंथ, बिकॉज लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ कुछ चीजें अपन डिस्कस करो ना तो वो याद भी होती हैं, वरना वो रेलेवेंस नहीं बिठाएंगे। बेसिकली मैं आपको ये हिस्ट्री के साथ भी कलेक्टिव बार्गेनिंग बता सकती थी, लेकिन जजमेंट्स के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो कल की क्लास में आपको वो जो मैटर है वो भी डील होता हुआ मिलेगा। यस, एनी मोर क्वेरीज? यस, श्रेष्ठा, प्रतिका, पंकज, विकास। ओके, हाँ, okay, fine. Fine. So we'll sum up a class here. It was good having the dialogue class with you all. तो कल हम मिलते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ, अमेंडमेंट्स के साथ, एंड देन फ्रॉम मंडे विल हैव आवर मॉक सेशन। याद रखिएगा, मंडेज विल ऑलवेज हैव अ मॉक।
सर मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड सैटरडे संडे को सारे नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, सैटरडेज को ही पहुंच जाएंगे। सो ये सारी चीजें शेयर हो जाएंगी, यू गाइस रिवाइज इट। ओके, लैंडमार्क जजमेंट्स तो कल ही क्लास के बाद हो जाएंगे शेयर, तो सैटरडे तक सब कुछ पहुंच जाएगा, आपके ग्रुप्स पे ही आ जाएंगे। आई गेस एक नया ग्रुप बनेगा फॉर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, उसके बाद सारी चीजें नोट शेयर होना शुरू हो जाएंगे उसमें। ओके नहीं, डेमो क्लास आपकी कल लास्ट होगी, लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ ही कल डेमो क्लास आपकी लास्ट होगी। मंडे से वी विल हैव अ न्यू एक्ट अलोंग विद दिस पूरे डेमो कम लेक्चर्स का जो आपका एक ब्रीफ रिवीजन होगा वो भी होगा, आप ही लोगों के थ्रू होगा। फाइन, ओके ओके, गुड इवनिंग एवरीवन।